न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में ट्रंप की पार्टी भी है। देखिए, यूपी के मेरठ में एक थार की छत पर मिट्टी रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद युवक ने इस थार को सड़क पर तेजी से दौड़ा दिया। ऐसे में गाड़ी की छत पर रखी मिट्टी हाईवे पर उड़ने लगी, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ये मामला सामने आने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई कि युवक ने क्यों गाड़ी पर मिट्टी रखी और फिर इस गाड़ी को हाईवे पर दौड़ा दिया। एक सड़क हादसे से जुड़ा हैरानगी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें स्कूटी चला रहा युवक हादसे के बाद सड़क पर बिल्कुल सुपरमैन की तरह कुछ देर तक हवा में उड़ता दिखा। इस पर लोग भी हैरान रह गए, लेकिन राहत की बात ये रही कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वीडियो में दिखाई दिया कि ये स्कूटी दो सड़कों के बीच बने डिवाइडर से टकराई और फिर युवक उछलकर दूसरी ओर से आ रहे एक वाहन के शीशे से टकरा गया। इसके बाद वो आसानी से वाहन के नीचे उतरा और खड़ा हो गया। फिर वो लोगों को इस हादसे के बारे में जानकारी देने लगा। वहीं आसपास से गुजर रहे लोगों ने इस हादसे पर हैरानगी जताई। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सेना को 46 साल का किराया जमा करने का आदेश दिया। दरअसल कुपवाड़ा के एक याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी जमीन पर सेना ने 1978 से कब्जा किया हुआ था, लिहाजा उसे मुआवजा या किराया दिया जाए। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए माना कि संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार के दायरे में आता है। ऐसे में अदालत ने भारतीय सेना को किराया देने का आदेश दिया है। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क समेत कई लोगों की पार्टी सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई। दरअसल ट्रंप ने थैंक्स गिविंग डे के मौके पर अपने निजी आवास पर एक डिनर पार्टी दी। इस दौरान वहां ट्रंप की पत्नी मेलानिया और अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन समेत कई हस्तियां भी मौजूद रहीं। यूरोप में क्रिसमस की रौनक दिखने लगी। ग्रीस का एथेंस भी शानदार रोशनी से नहा गया। वहां पेड़ों और इमारतों पर रंगारंग लाइटें लगाई गई हैं, जिसका लोग भी काफी लुत्फ उठा रहे हैं। चीन के क्रिप्टो कारोबारी जस्टिन सन ने 52 करोड़ रुपए का केला खा लिया। दरअसल दीवार पर टेप से चिपका यह खास केला अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी के दौरान 52 करोड़ रुपए में बिका था। ये नीलामी सिर्फ एक केले की नहीं थी, एक मशहूर कलाकृति की नीलामी थी। इस आर्ट वर्क के नाम पर दीवार पर टेप से चिपका एक केला था। नीलामी में से $6.2 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 52 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसे लेने वाले चीन के क्रिप्टो कारोबारी जस्टिन सन थे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दुनिया में कहीं भी भुखमरी जैसी स्थिति हो तो किसी अभिशाप से ये कम नहीं होता है। दुनिया में भुखमरी की क्या स्थिति है, इसको लेकर आंकड़े भी जारी होते हैं। 2024 में जारी हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन तब भी स्थिति बदतर ही बताई गई है। यहां तक कि पड़ोसी देशों से भी हमें पीछे दिखाया गया है। जबकि पड़ोसी देशों की हालत पर अगर नजर दौड़ाएं तो उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि भूख में पड़ोसी देश हमसे बेहतर कैसे हैं? क्या हंगर इंडेक्स सही होते हैं? उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? एक्सपर्ट इसको लेकर क्या कहते हैं वो भी आप जानेंगे, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसको लेकर हॉर्न बजाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में गरीबों के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं। देश में कोई भूखा न रहे, इसके लिए मुफ्त राशन की योजना चलाई जा रही है। मार्च 2020 में कोविड संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू की गई थी, जिसके तहत लोगों को अभी भी मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना का फायदा देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। इसके बावजूद दुनिया भर में भारत में भुखमरी और कुपोषण को एक बड़ी समस्या के रूप में पेश किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी होने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में जो कुछ सामने आता है, उससे तो कम से कम यही पता चलता है कि भारत में भुखमरी और कुपोषण की समस्या अब भी विकराल है। हालांकि इस साल यानी 2024 में जारी हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार दिखाया गया है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्थ
और इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्ट में भारत को हंगर इंडेक्स में 127 देशों में 105वां स्थान दिया गया है, जबकि 2023 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 125 देशों में से 111 थी। 2024 में रैंकिंग में मामूली सुधार के बावजूद इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां भुखमरी एक गंभीर समस्या है। खास बात यह है कि रिपोर्ट में भारत को श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे कंगाल देशों से भी पीछे रखा गया है, जबकि लगभग पूरी तरह कंगाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी भारत कुछ ही पायदान आगे है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई हंगर इंडेक्स देशों की सही स्थिति बतलाती है? दो 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.3 है, जो भुखमरी के एक गंभीर स्तर को दिखाता है। बता दें कि हंगर इंडेक्स का कुल स्कोर 100 पॉइंट का होता है। इसके आधार पर किसी देश में भूख की गंभीरता का पता लगाया जाता है। अगर किसी देश का स्कोर 0 है तो वहाँ अच्छी स्थिति मानी जाती है, लेकिन किसी देश का स्कोर 100 है तो उसे बेहद खराब स्थिति में माना जाता है। हिंदुस्तान में बच्चे हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे यूथ हो, खासकर बच्चों की बात करें तो हमारी फूड सफिशिएंसी यानी एडिक्वेसी ऑफ फूड की कंडीशन बाकी कंट्रीज के मुकाबले में अच्छी है। तो हंगर को लेके हम कहीं नहीं पिछड़ते हैं। अब ये जो बातें हो रही हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, हिंदुस्तान में कहां स्थिति खराब है? हिंदुस्तान में जहां तक बच्चों की बात है, फूड के मुकाबले में बाकी बहुत सी कंट्रीज से हम कहीं आगे। हिंदुस्तान का आप डेटा देखिए, 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने 2023-24 में एग्जिबिट की है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दुनिया भर में भूख को मापने का जरिया है। इसे 4 पैमानों पर मापा जाता है। इनमें कुपोषण, बच्चों में ठिगनापन यानी उम्र के हिसाब से कम हाइट बच्चों का वजन यानी हाइट के हिसाब से कम वजन, और बाल मृत्यु दर यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के आंकड़े शामिल किए जाते हैं। आपको बता दें कि 2023 में जिस पाकिस्तान में खाने पीने के सामान को लेकर हाहाकार मचा था, लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे, उस साल जारी हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई थी। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं कि हंगर इंडेक्स में खामियां हो सकती हैं। 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जहां भारत की रैंकिंग 111 थी तो पाकिस्तान की 102। बाकी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की रैंकिंग 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60 थी, जबकि भारत को महज अफगानिस्तान से बेहतर स्थिति में दिखाया गया था। उसकी रैंकिंग 114 थी। सारा डेटा बता रहा है कि हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। हिंदुस्तान को चाहे आप पड़ोसी मुल्कों से कंपेयर करें, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब मुल्कों का पता है आपको क्या क्या हाल रहा है, क्या वहां तकलीफें रही हैं। चाहे आप दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करें, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, सबके मुकाबले हिंदुस्तान अच्छा है। तो इसलिए मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को नहीं मानता। हिंदुस्तान बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है। ठीक है, कुछ दिक्कतें हमारे यहाँ है, कुछ कमियां हमारे यहाँ है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ भी है, बट जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में हिंदुस्तान में खुशहाली है, हिंदुस्तान में चीजें अच्छी हैं, और आने वाले साल में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हिंदुस्तान और भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगा। फिलहाल 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स को भारत सरकार ने गलत करार दिया है। सरकार की ओर से 27 नवंबर को लोकसभा में कहा गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भूख को मापने का आधार गलत है और ये भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि कुपोषण के मुद्दे को हल करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। जूनियर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर निमुबेन जयंतीभाई बम्भानिया ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूख के आकलन के तरीकों में कई खामियां हैं और ये भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। 4 घटक संकेतकों में से 3 स्टंटिंग, वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर पर बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। इन्हें आबादी में भूख को दर्शाने के लिए नहीं लिया जा सकता है। मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पिछले 9-10 साल में 24 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए। इसका मतलब क्या है कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, मतलब जो बेसिक चीजें लाइफ में चाहिए होती हैं, वो जिनको नहीं उपलब्ध थी वो मिलनी शुरू हो गई हैं।
पिछले 9-10 सालों की बात करें तो हिंदुस्तान में तो जो हमारे गरीब भाई बहन भी थे, जिनके पास साधन नहीं थे, अब उनके पास साधन आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। जब इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है तो हंगर इंडेक्स में हमारी सिचुएशन इस तरह खराब दिखने को मैं नहीं मानता हूं। 2024 ही नहीं, केंद्र सरकार ने 2023 में भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। उस वक्त भी सरकार ने हंगर इंडेक्स में रैंकिंग मापने के तरीके को गलत बताया था। उस वक्त भी सरकार की ओर से कहा गया था कि इसको मापने के 4 से 3 पैमाने बच्चों की हेल्थ से जुड़े हैं और ये पूरी आबादी की तस्वीर नहीं बताते हैं। वहीं कुपोषण का अनुमान पोल के जरिए किया गया, जिसमें 3000 लोग हिस्सा लेते हैं। मेरा ये मानना है कि इस रिपोर्ट में कमियां हैं। इस रिपोर्ट को लेके कई इश्यूज हैं। हिंदुस्तान की आप जीडीपी ग्रोथ को देखिए, हिंदुस्तान में आप देखिए किस तरीके से ग्लोबल मनी आ रहा है। आज चाइना जैसी इकोनॉमी डिफ्लेशन का शिकार है। आज यूरोप में स्लो डाउन है। अमेरिका में आज से 2 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि स्लो डाउन कहीं रिसेशन में ना तब्दील हो जाए। दुनिया में क्या क्या हुआ, कोरोना हुआ, कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर, फिर इजराइल की जंग, जियोपॉलिटिकल इश्यूज आए, दुनिया में स्लो डाउन आया। हिंदुस्तान अभी भी तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग घटती बढ़ती दिखाई जाती रही है। 2022 में 121 देशों की रैंकिंग में भारत 107वें नंबर पर था, 2021 में 101वें और 2020 में 94वें नंबर पर था। गौर करने वाली बात यह है कि 2020 से ही गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना सरकार ने शुरू की। इसके बावजूद हंगर इंडेक्स में 2023 तक भारत की रैंकिंग बढ़ती ही चली गई और अब 2024 में जाकर उसमें थोड़ी सुधार दिखाया गया है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को सही माना जाए तो उसमें भारत के लिए वाकई चिंता की बात है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से रिपोर्ट को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर सवाल तो खड़े होते ही हैं कि आखिर ये रिपोर्ट कितनी जायज है। यही वजह है कि हंगर इंडेक्स की इस रिपोर्ट को लेकर हॉर्न बजाने की जरूरत पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रीनलैंड में बर्फबारी के बीच उतरा विमान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कनाडा में भारतीय राजनयिकों की जासूसी की गई, ये बात भारतीय विदेश मंत्रालय ने संसद में कही। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के मुताबिक कनाडा के वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के ऑडियो और वीडियो संदेशों पर निगरानी रखी जा रही थी और यह अभी भी जारी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय अधिकारियों के निजी मैसेज तक पढ़े गए। ऐसे में भारत सरकार ने ट्रूडो सरकार से इसकी शिकायत की थी और इसे राजनयिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने ट्रंप को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही पुतिन के मुताबिक उन्हें अभी तक विश्वास नहीं होता कि ट्रंप अभी भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें एक अनुभवी और बुद्धिमान राजनीतिज्ञ बताया और यूक्रेन को लेकर कोई रास्ता निकालने की उम्मीद जताई। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव उत्तर कोरिया पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। इस पर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और नाटो तक हरकत में आ गई। हालांकि मीटिंग का एजेंडा साफ नहीं है, लेकिन इस दौरे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अमेरिका के शिकागो में भी थैंक्सगिविंग डे मनाया गया। इस दौरान वहां की लीजेंडरी स्टेट स्ट्रीट पर रंगारंग परेड निकाली गई। इसमें कई कार्टून भी दिखाए गए। परंपरा के मुताबिक इस खास मौके पर लोग अपने करीबियों या दूसरे लोगों को मदद करने के लिए अपने अपने तरीके से शुक्रिया अदा करते हैं। ग्रीनलैंड से एक शानदार तस्वीर सामने आई। दरअसल वहां की राजधानी नुक में भारी बर्फबारी के बीच पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान उतरा। बर्फ से ढके शहर के बीच विमान जैसे ही एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो लोगों का जोश हाई हो गया। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, क्योंकि उनके लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। ग्रीनलैंड के लिए नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया गया है। इससे पहले ग्रीनलैंड के लिए हवाई यात्रियों को वहां के छोटे शहरों में उतारना पड़ता था। जिम्बाब्वे की संसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। दरअसल वहां अचानक बिजली चली गई। इस घटना के समय सदन में बजट पेश किया जा रहा था। ऐसे में वहां अचानक सदन में अंधेरा छा गया। स्पेन में भी क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई। वहां के मैड्रिड इलाके को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं, जिसे देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग भी जुट रहे हैं। रोशनी से यह सजावट लोगों को काफी लुभा रही है।
खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राजनीति में अजब गजब हिसाब देखने को मिलते रहते हैं, खास करके चुनाव के समय। चुनाव में पार्टियां जीत दर्ज करने के मंसूबे के साथ उतरती हैं। जिसे जीत नहीं मिलती है उसके लिए ये चिंता का सबब है ही, लेकिन जिसे जीत मिलती है उसके लिए भी काम आसान नहीं रहता। अब मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र को ही ले लीजिए, जहां चुनाव में महायुति को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन पाई। यही नहीं, इसके संकेत भले ही मिल गए हैं कि महायुति में से मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, लेकिन नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बैठक पर बैठक, मंथन पर मंथन, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। महायुति को मिली भारी विजय के बाद सरकार गठन तो दूर, अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति में सरकार बनाने को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की तरफ से ये बात कही तो जा रही है, पर जो कुछ दिख रहा है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि विवाद नहीं है। एकनाथ शिंदे पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि दिल्ली से जो तय होगा वो शिवसेना को मंजूर होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कहेंगे उसके हिसाब से वो खुद और उनकी पार्टी चलेगी। शिंदे के बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के बाद मुंबई में आज महायुति की बैठक होनी थी जो टल गई और एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव के लिए निकल गए। हालांकि शिवसेना के उदय सामंत की तरफ से ये साफ किया गया कि कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि तबीयत ठीक नहीं होने के चलते वो अपने घर गए हैं। हालांकि शिवसेना की ओर से ये भी साफ कर दिया गया कि शिंदे केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे। उन्होंने पहले दिन से कोई दावा नहीं किया था। उन्होंने यही कहा था कि ऊपर के जो नेतागण जो है, एनडीए में हमारी युति है, तो वो युति के माध्यम से जो भी उन्होंने डिसीजन लेंगे वो हमको एक्सेप्ट है। ये उनकी पहले से राय थी और उसी राय पे वो कायम रहे। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। शिंदे को केंद्र में मंत्री बनाए जाने से लेकर डिप्टी सीएम बनाए जाने तक की चर्चा चल रही थी, लेकिन शिवसेना की तरफ से दोनों ही चर्चाओं को खारिज करने की कोशिश की गई है। सरकार गठन को लेकर हो रही देरी में विपक्ष को हमले का मौका दिख रहा है। 23 तारीख को रिजल्ट लगा है, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी 28 तारीख तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि कल मैंने देखा माझे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं हताश नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ, लेकिन उनका चेहरा कुछ अलग बोल रहा था। भले जबान कुछ अलग बोल रही थी, पर चेहरा उनका कुछ अलग बोल रहा था। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो हताश भी है, निराश भी होंगे। और साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि अगर 13 कोटी जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो आप सरकार क्यों नहीं बना पा रहे? किसका इंतजार है सरकार बनाने? सरकार के शपथ के पहले आपस में बैठक होती है, बैठक में चर्चा होती है, चर्चा से समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। नहीं, हर प्रोसेस होती है ना। आपने कोई पढ़ाई की तो एक ही दिन में सब पेपर छोड़ते हैं क्या आप? हर समय का एक बात होती है। मुझे लगता है कि हर विषय देखकर अभ्यास करके आगे जाना है। ये 20 साल का 2 दशक में सबसे जल्द होने वाला शपथ विधि रहने वाला है। शिवसेना यूबीटी को भी अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल रहा है, इसलिए वे भी चूप नहीं रहे। हालांकि महायुति की सहयोगी पार्टियां डटकर बचाव कर रही हैं। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी, अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड, उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शिंदे ग्रुप का युद्ध का विषय नहीं। शिंदे ग्रुप हमारे साथ आए थे, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था। और अभी आंकड़े ऐसे आ गई कि भाई बीजेपी की इतनी ज्यादा आंकड़े आ गई कि
वहाँ बीजेपी के हाई कमांड ने जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उनको मंजूर होगा, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जिस तरह ज्यादा सीटें आई है उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कल दिल्ली में हुई बैठक में शिंदे को ये संकेत दिया गया कि बीजेपी अपना सीएम चाहती है। यहां तक कि शिंदे ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया था कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। पर महाराष्ट्र की सियासत समझने वालों का कहना है कि पेंच मंत्रालयों के बंटवारे पर फंसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपके लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिर कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 759 अंक उछलकर 79,803 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 217 अंकों पर 24,131 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 700 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 79,400 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 1,300 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत 92,200 रुपए हो गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 2 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 49 पैसे हो गई। जुलाई से सितंबर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4% रही है, जो पिछले 18 महीनों में सबसे निचला स्तर है। वहीं पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच ये 6.7% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ये 8.1% दर्ज की गई थी। हालांकि इस गिरावट के बाद भी दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महिला सशक्तिकरण की, जिसकी गवाही टैक्स पेयर्स के आंकड़े भी दे रहे हैं। देश में सरकारी खजाना भरने में अब महिलाओं की साझेदारी अच्छी खासी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में टैक्स देने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 साल में महिला टैक्स पेयर्स की संख्या 25.3% की बढ़ोतरी इस पे हुई है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2.29 करोड़ महिलाओं ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जबकि 2019-20 में इनकी संख्या 1.83 करोड़ थी। आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में सबसे ज्यादा महिला टैक्स पेयर्स के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा, जहां कुल 36,83,000 महिलाओं ने रिटर्न दाखिल किया। इसके बाद 22,50,000 महिला करदाता के साथ दूसरे नंबर पर गुजरात और 20,43,000 महिला करदाताओं के साथ यूपी तीसरे नंबर पर है। वहीं 15,51,000 महिला टैक्स पेयर्स के साथ तमिलनाडु चौथे और 13,52,000 महिला करदाताओं के साथ राजस्थान 5वें स्थान पर रहा। 7.5% बढ़ोतरी वाले असम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने पिछले 5 साल में महिला करदाताओं की संख्या में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की है। मिजोरम में सबसे ज्यादा 96%, नागालैंड में 44.28%, मेघालय में 39.49%, अरुणाचल प्रदेश में 36.41%, मणिपुर में 33.17% और सिक्किम में 39%। साथ ही त्रिपुरा में 22.25% की बढ़ोतरी हुई। वहीं लद्दाख में 5 साल पहले 30 महिलाओं के मुकाबले महिला करदाताओं की संख्या में 583% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इनकी संख्या 205 पहुंच गई है। जाहिर है, देश में महिला टैक्स पेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी होना महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत होने की गवाही तो देता ही है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ाने की तस्दीक भी करता है। इस मुद्दे पर हमने कुछ कामकाजी महिलाओं से बात की और उनकी राय जानी। मुझे टैक्स भरते हुए 20 साल हो गए हैं। टैक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नारी शक्ति जो है वो शक्ति कब दिखेगी, जब हम टैक्स भरेंगे। और जब हम टैक्स भरेंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ते हुए हम आज अपने आर्थिक भारत, जिसको बोल रहे हैं विकसित भारत, तो जब होगा, क्योंकि हम 30% भारत की आबादी है और जो यूथ है जो अब काम करेगा तो इससे पता पड़ेगा कि हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं और हम टैक्स दे रहे हैं और भारत को हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और टैक्स देना बहुत जरूरी है ताकि हम
हम अपने देश का निर्माण कर सकें, नारी शक्ति का निर्माण हो और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, MSME सब आगे बढ़ते चलें। डायमंड इंडस्ट्री ऐसी है जैसे अलग अलग टाइप के पेमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप पेमेंट अकाउंट में नहीं करोगे आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा और आप कभी भी कैपिटल बना नहीं पाओगे। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला एक्चुअली रोल मॉडल सब जगह में होती है, तो इसमें भी अगर हम रोल मॉडल की तरह टैक्स पे करें और सबको दिखाएं कि सही रास्ता कौन सा पकड़ना है तो सबके लिए अच्छा होगा। एक बार हमको टैक्स पे करते समय पेन जरूर होता है, लेकिन ये सबको समझना चाहिए, सारे पीपल्स को समझना चाहिए कि टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हमारा नेशन ग्रो नहीं कर सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सरकार से निवेदन करना चाहिए कि जो महिलाएं अपने आप ऑनलाइन इतना सक्षम नहीं है या जो नहीं पढ़ पाती, नहीं समझ पाती हैं, उनके लिए कुछ एजुकेशनल लेसन्स होने चाहिए या वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिससे वो और आत्मनिर्भर हो और अपने आप अपना टैक्स खुद पे करें। जैसे वो कमाती हैं तो उनको 100% टैक्स पे करना चाहिए कि वो भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देती है। OTP मामले पर सरकार का बयान। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। आपके मोबाइल पर OTP समय पर ही आएगा, यानी जैसे पहले से आता रहा है वैसे ही OTP पहुंचेगा। ये बात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कही। दरअसल पहले एक फर्जी वीडियो में ये झूठा दावा किया जा रहा था कि ट्राई के ट्रेसेबिलिटी नियम के बाद से 1 दिसंबर से आप तक OTP पहुंचने में देरी होगी, लेकिन PIB फैक्ट चेक और ट्राई ने बताया कि ये दावा फर्जी है। सरकार के मुताबिक ट्राई ने स्पैम कॉल्स और संदेशों के जरिए होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए कंपनियों को संदेशों की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इससे OTP पहुंचने में देरी नहीं होगी। व्हाट्सएप पर जल्द नया फीचर लॉन्च किया जाएगा। दरअसल इस नए फीचर के आने के बाद यूजर्स थर्ड पार्टी स्टिकर को भी अपने चाहने वालों को नए तरीके से भेज सकेंगे। व्हाट्सएप ने करीब 4 साल पहले स्टिकर फीचर पेश किया था। इसके जरिए यूजर्स व्हाट्सएप पर और क्रिएटिविटी से जवाब दे सकेंगे। मोबाइल कंपनी HMD के नए स्मार्टफोन की बिक्री शुरू हो गई। इसका नाम HMD फ्यूजन है। इस स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का रियर और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसकी कीमत करीब 18,000 रुपए रखी गई है। हालांकि ये डिस्काउंट के साथ 16,000 रुपए में मिल सकता है। चीन की टेक्नो कंपनी हुवेई ने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस अपना पहला स्मार्टफोन पेश किया। माना जा रहा है कि इसके जरिए वो गूगल के एंड्रॉयड समेत दूसरी कंपनियों को चुनौती दे रही है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। तो यहां आज हम बात देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की करेंगे, जो कि अगले साल पटरियों पर दौड़ती दिखाई देगी। इस अहम कदम के बाद भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने हाइड्रोजन से ईंधन बनाकर ट्रेन चलाने की पहल की है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। नए साल में भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रेलवे के अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन यानी रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन तैयार किया है। इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा होगा कि इससे प्रदूषण नहीं होगा। जैसा अभी तक का है, या तो इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलती है या तो डीजल चलती है, लेकिन अब हाइड्रोजन से भी ट्रेन जल्दी ही, हम कह सकते हैं नए साल के पहले अगर क्वार्टर में ही हम देखें तो हो सकता है इसका सफल ट्रायल हो जाए। भारतीय रेल के खाते में एक और उपलब्धि होगी जब हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। उसके लिए कोशिश शुरू हो गई है। RDSO ने इसका पूरा डिजाइन तैयार किया है और लोगों के लिए भी ये एक अलग अनुभव होगा। हाइड्रोजन से बने ईंधन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन का डिजाइन पूरी तरह से तैयार हो गया है। नए साल के शुरुआती 3 महीनों में ही इस ट्रेन का फाइनल ट्रायल होने की उम्मीद है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। दिसंबर 2021 में हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन तैयार किया गया था, तभी से इस पर काम चल रहा है। ये भारतीय रेल एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें बहुत तेजी से काम कर रही है और उसमें से एक हमारा ये इनिशिएटिव है हाइड्रोजन रेल। तो हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल, जो कि ग्रीन फ्यूल है, जो उसको देश विदेश में अब बहुत सारे लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपनाएं और
रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारत में भी इसको सक्सेसफुली अभी अपनाया गया है और रेल ट्रांसपोर्ट में अभी विश्व में कहीं सक्सेसफुली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अभिनव प्रयास है और हम बहुत एडवांस स्टेज में हैं अभी इस टेक्नोलॉजी को लाने में और शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि हम इसको सक्सेसफुली इसका एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लेंगे। लखनऊ में RDSO के अंतर्राष्ट्रीय इनोवेटिव रेल एक्सपो में हाइड्रोजन ट्रेन के डिजाइन को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ लोगों को इस ट्रेन की खूबियों के बारे में भी बताया जा रहा है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें कुल 8 पैसेंजर कोच होंगे। इसमें एक बार में 2638 यात्री यात्रा कर पाएंगे। ट्रेन में पैसेंजर कोच के अलावा 3 कोच हाइड्रोजन सिलेंडर के लिए भी होंगे। इसी में इंटीग्रेटेड फ्यूल सेल कन्वर्टर, बैटरी, एयर रिजर्वॉयर्स भी होगा। इस हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन में हाइड्रोजन सेल से बिजली बनती है जिससे ट्रेन की मोटर चलती है। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के कि एक तो इसमें जो फ्यूल सेल्स हैं वो हमें कैरी करने पड़ते हैं और जो हाइड्रोजन की चार्जिंग है वो जगह जगह पे इसमें करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक हमें पहले स्टोरेज का एक प्रोविजन और एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा ताकि जगह जगह पे उसमें हाइड्रोजन टॉपअप की जा सके। जानकारों का मानना है कि हाइड्रोजन ट्रेन कम दूरी की यात्रा के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। फिलहाल चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसके इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। अब तक हाइड्रोजन फ्यूल पर जर्मनी, चीन जैसे देश काम कर चुके हैं, पर बड़े पैमाने पर कहीं भी ये प्रयोग सफल नहीं हुआ है। सिर्फ जर्मनी में ही हाइड्रोजन ट्रेन 2 बोगियों के साथ चल रही है। ऐसे में 8 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करते हैं मुंबई का, जहां पर स्कूली बच्चों को प्रकृति से जोड़ने की अनोखी पहल की जा रही है। यहां बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में बताया जा रहा है। कोशिश है कि बच्चों को तमाम पेड़ और पौधों की विशेषताओं से रूबरू कराया जाए और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। देखिए मुंबई से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और पेड़ पौधों के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए एक भव्य तरीके से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। और देखिए स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे एक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और कुछ देर पहले ही सारे ही पेड़ पौधों का जायजा लिया, बकायदा उसके बारे में जानकारी ली। अरे आप लोग इतना शांत क्यों खड़े हैं, एक बार चीज करिए। क्या बात है, देख रहे हैं एक बड़ी तादाद। चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ इन्होंने सीखा। अच्छा बेटे आपसे शुरू करते हैं कि यहाँ पर मैंने देखा बकायदा कतार में गए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। सबसे अच्छा पौधा कौन सा लगा? गुलाब का अच्छा लगा। उसके बारे में पढ़ा आपने? उधर बोर्ड भी लगे थे। हाँ पढ़ लिया, बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा बेटे? मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे हमेशा आप आते रहते हो? हाँ आते रहते हो। अच्छा ठीक है, आप भी कुछ बोलेंगे? अच्छा ये बताइए, दुनिया भर के वहाँ बोर्ड लगे थे बहुत सारे, वहाँ पे नींबू का भी झाड़ लगा हुआ था ना, उसके बारे में पढ़ा आपने? हाँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहेंगे? हाँ आपने देखा सारी चीजें, कैसा लगा वातावरण देख करके? अच्छा लगा। अच्छा पर्यावरण अच्छा लगता है आपको? पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं? हाँ। अच्छा कुछ लोग पीछे भी खड़े हैं, आप लोगों को ठीक ठाक लगा? अच्छा कुछ एक नया एक्सपीरियंस आता है, राइट? यस। एक बार जरा फिर से एक बार हिप हिप हुर्रे हो जाए, हिप हिप। क्या बात है। अच्छा ये बताइए आपको कौन से पेड़ पौधे अच्छे लगे? मुझे मिर्ची के अच्छे लगे। तो उसके बारे में जानकारी पूरी पता चल गई आपको? हाँ। कैसे उगता है? पहली बार देखा क्या? नहीं मैंने बहुत बार देखा है। बहुत बार देखा है, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग है, राइट? हाँ। ओके ये देखिए घर पे भी उगाए हैं। घर पे भी उगाया? कितने पेड़ पौधे उगाए हैं? बहुत सारे उगाए हैं। आप ख्याल रखते हो उनका? हाँ। अच्छा आपको अच्छा लगते हैं सारी चीजें? हाँ। ओके और कौन बोलेगा, कौन बात करेगा? आप बताओ, आपने देखा बच्चे? हाँ। क्या सबसे अच्छा कौन सा जानकारी आपको मिली? फ्रूट। किसकी? सॉरी वेजिटेबल की। कौन सा वेजिटेबल आपको सबसे अच्छा लगता है? पंपकिन अच्छा लगता है। अच्छा आप भी गाँव जाते हैं अपने? हाँ। तो आपने देखा है किस तरीके से उगते हैं? हाँ। खेतों में गए हो? नहीं गए हैं। चलो ठीक है, आप खेतों में गए हैं कभी? हाँ। मेरे नाना के पास है। नाना के पास है? क्या है आपके नाना, क्या उगाते हैं खेतों में? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
दूसरे प्लांट्स ऐसे भी थे जो हम कुछ और बोलते हैं और उनका दो नाम है, मतलब एक चीज का दो नाम है। हम डे टू डे लाइफ में कुछ और बोलते हैं और यहाँ पे कुछ और लिखा था, तो उनके अलग नाम भी हमने सीखे। बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां भी इन्होंने जुटा ली है, स्पेशली पर्यावरण को लेकर के किस तरीके से इन सभी को यहाँ पर जुटाया गया और हर पेड़ पौधों के बारे में बाकायदा जानकारी दी। और साफ तौर से सभी के मन में ये बात है कि भाई पेड़ पौधे बचाएंगे तभी जीवन आगे बढ़ पाएगा, तब सांसें चल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट वहादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।